हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 के घातक करा दिए थे, उसी क्लास को आज हम आगे फिर लेकर आए हुए हैं और करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ड़। क्या कहता है 5 का ड़ क्वेश्चन? बोल रहा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग तथा संवेग की गणना करनी है। देखिए सबसे पहले बेटा सवाल क्वेश्चन नंबर 5 का ड़। 5 का ड़ क्वेश्चन बोला है। सबसे पहले कार्यफलन दे रखा है, कार्यफलन को W से लिखते हैं। कितना दे रखा है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। फिर बोल रहा है बेटा यहां पर और तरंग दैर्घ्य दे रखी है लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य क्या दे रखी है? लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लो तो 4 गुणा 10 की पावर 3 और एंगस्ट्रॉम को मीटर में लाओगे तो 10 की पावर -10 से क्या कर दोगे? गुणा। -10 में से +3 गए तो यहां पर बचेगा -7 मीटर। तो सबसे पहले तरंग दैर्घ्य जो एंगस्ट्रॉम है इसे किस में लेकर आएंगे? इसे लेकर आएंगे मीटर में। ठीक है। उसके बाद अब हमसे पूछा क्या है? वेग, अधिकतम वेग और संवेग। क्लियर। तो देखो सबसे पहले बेटा आप फोटोन की ऊर्जा निकाल ले रहे हैं। E बराबर होता है hc/λ। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा। ठीक है। अब h का वैल्यू होता है बेटा 6.6 इंटू 10 की पावर -34। प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10 की पावर 8 वट्टे तरंग दैर्घ्य लैम्डा है और लैम्डा का वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर -7। क्लियर। 66 तिया 198 एक अंक बाद दशमलव इंटू -34 इंटू +8 10 की पावर -7 ऊपर जाके बेटा जे +7 हो जाएगा घात में। ठीक है। घातों को कर लिया हमने। उसके बाद बट्टे में कौन है? 4। दशमलव हटा नीचे एक 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है। अब 40 का भाग देंगे 198 के अंदर। तो 40 का भाग जब 198 में करेंगे तो 4 चौक 16 बचेगा कितना? 38। 10 लगाओ 0, 4 ने 36 बचेगा कितना? 20, 4 पंजे 20 यानी 4.9। क्लियर। तो यहां से बेटा जो निकलेगा E बराबर 4.95 इंटू, अब घाते देख रहे हैं घाते कितनी? ये -34 और ये 8 और 7 15 प्लस के, तो -34 में से 15 गए -19। ये बेटा किस में निकलेगा? जूल के अंदर। क्लियर। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कार्यफलन और ये बेटा जूल में, तो इसे क्या करो? इसे भी बदल लो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से क्या कर दोगे? गुणा। तो ये बेटा किस में बदल जाएगा? जूल के अंदर। ठीक है। अब देखो यहां पर के मैक्सिमम आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो उसका फॉर्मूला होगा के मैक्सिमम बराबर E - के W। क्योंकि जो फोटोन की ऊर्जा होती है वह उसके कार्यफलन और उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा के दोनों के योग के कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है। अब के बराबर होता है 1/2 mv² और यही वेग हमें निकालना है। E का वैल्यू निकाल के आए हैं 4.95 इंटू 10 की पावर -19 माइनस W का वैल्यू 16 गुणा 25, तो 16 गुणा 25 बेटा होता है 400। एक और एक 2 अंक दशमलव इंटू 10 की पावर -19। क्लियर। अब इसके आगे देखते हैं। देखो 1/2 mv² बराबर 4 दशमलव, देखो यहां से दोनों जगह से बेटा एक कॉमन आ रहा है 10 की पावर -19, तो अंदर बचेगा 4.95 -4.00। क्लियर। अब बचेगा देखो 1/2 mv² बराबर 4.95 में से 4 गए तो बचेगा 0.95 इंटू 10 की पावर -19।
19। जे दो भाग में है दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएंगे, तो 0.95 इंटू में 2 इंटू में 10 की पावर माइनस के 19। जे भाग में थे दूसरी ओर जाके गुणा में, और जब m बेटा किस में है, गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, और m का वैल्यू लगा देंगे, m का वैल्यू लगा देंगे 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। ठीक है, अब देखो 95 दूनी बेटा कितना होगा 190, कै अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद वटे 9.0 और इंटू में 10 की पावर माइनस के 19, क्योंकि 95 दूनी बेटा कितना होता है 190, 2 अंक बाद 10 लगा दिया, और उसके बाद ये माइनस के 31 ऊपर जाके प्लस के 31, दशमलव ऊपर 2 अंक दशमलव है, नीचे 1 अंक दशमलव है, तो क्या करो नीचे भी 1 अंक दशमलव और एक जीरो और बढ़ा लो, तो 2 अंक नीचे भी दशमलव, 2 अंक ऊपर दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 90 का भाग दे रहे हैं 19 के अंदर, 90 का भाग 19 के अंदर देंगे, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 0, 9 दूनी 18, बचेंगे कितना 10। अब फिर क्या करो 0 बढ़ाओ, 90 एकम 90, फिर 10, यानी फिर बेटा यहां पर इस तरीके से, तो ये आता रहेगा 0.211, क्लियर, इनटू में 31 में से 19 गए तो 10 की पावर प्लस के 12, 31 में से 19 गए माइनस के, तो कितने बचेंगे 10 की पावर सॉरी यहां पर 31 में से 19 गए, हाँ 2 11 और यहां पर 2 1, कितना बचेगा 12, क्लियर। ये किसका बचेगा बेटा प्लस का, ठीक है। उसके बाद यहां पर बेटा ये निकला है यहां पर हमारा बी स्क्वायर। अब करना क्या है, स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर हटाएंगे इस पे अंडर रूट आ जाएगा, 0.211 इंटू 10 की पावर प्लस के 12। अब रूट में जब 2 10 होते हैं, रूट में जब 2 10 होंगे तो 1 10 क्या हो जाता है बाहर निकल आता है, तो यहां से क्या होगा ऐसे 10 की पावर कितने 12, तो 12 से कितने बाहर निकलाएंगे आधे, तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 0.2111 और यहां से रूट से कितनी घात बाहर निकलाएंगी 12 की आधी घात यानी 6। अब दशमलव हटाएंगे नीचे बढ़ा लेंगे 1 2 3 4 4 0, ये लगभग में 21 45, लगभग में जो 21 11 45 का वर्गमूल होता है, 45 का वर्गमूल होता है 20 25, 45 का वर्गमूल होता है 20 25, लेकिन ये 45 से कुछ अधिक है, तो लगभग में ये 45 और 46 के बीच का वर्गमूल होगा, तो ये बन जाएगा लगभग 45 का मान लिया, बट्टे यहां पर इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 100 इंटू में 100, क्लियर। तो 100 से कौन बाहर आ जाएगा 1 10 और इस 100 से 1 10 बाहर, और इंटू में 10 की पावर 6, 10 9 100 का भाग अगर 45 में करोगे तो 0.45 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। ये हमने इसका निकाल लिया वेग, ये क्या निकाल लिया वेग। अब हमें निकालना है संवेग, हमें निकालना है यहाँ पर संवेग, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31, और वेग इसका निकाला हुआ है 0.45 इंटू 10 की पावर 6। तो यहां से करना क्या है 91 का गुणा 45 में कर दो, 91 का गुणा 45 में करेंगे, 5 एकम 5 5 नेम 45, 4 एकम 4 और 4 नेम 36, 5 5 और 4 9, 6 और 4 10 और 4, यानी ये निकलेगा 40 95 पर कै अंक बाद दशमलव है 2 और 1 3, तो 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। माइनस के 31 में से प्लस के 6 गए माइनस के 25, और इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्लियर, नोट करिए सवाल को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस नियम को लिखकर स्पष्ट कीजिए। इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान खोल के बाहर, खोल के भीतर तथा खोल
की सतह पर ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम गॉस की प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? गॉस की प्रमेय। किसको पढ़ेंगे? गॉस की प्रमेय। क्या है गॉस की प्रमेय? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर? लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। अर्थात E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये हमारे गॉस का नियम। अब क्या करना है? खोखले गोले के कारण हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करनी है? खोखले गोले के कारण आवेशित खोखले गोले के कारण आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करनी है? आवेशित खोखले गोले के कारण हमें ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? अब कैसे ज्ञात करते हैं समझते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, जब बिंदु P खोखले गोले के बाहर स्थित हो, खोखले गोले के बाहर स्थित हो, समझते हैं। देखो ये हमारा क्या है? एक खोखला गोला है। क्या ये हमारा खोखला गोला है और इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। कौन वितरित है? एक समान रूप से आवेश वितरित है। क्लियर? खोखले गोले पर एक समान रूप से कौन वितरित है? आवेश। इसके मध्य बिंदु O से और इस गोले तक की त्रिज्या ये कैपिटल R। क्या मान ली? कैपिटल R। लेकिन गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पर लागू होती है। किस पर लागू होती है? बंद पृष्ठ पर। तो हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाए। तो आप बॉल है, बॉल को बेटा किस में रख दो? बॉल को आवेशित कर दो और उसे किस में रख दो? फुटबॉल के अंदर। तो वो फुटबॉल, जो बॉल वाले आवेश है, वो एक समान रूप से किस पर वितरित हो जाएंगे? फुटबॉल पर भी एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गोली पृष्ठ के केंद्र O को मानकर एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किसकी? गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये हमारा है गॉसियन गोलीय पृष्ठ। कौन है हमारा? गॉसियन गोलीय पृष्ठ। अब चूंकि बेटा एक समान रूप से आवेश वितरित है और जब पृष्ठ पर आवेश है तो पृष्ठ पर आवेश के कारण इस पृष्ठ से बाहर निकलेंगे विद्युत फ्लक्स। कौन निकलेगा? विद्युत फ्लक्स। अब ये संपूर्ण गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरा का पूरा A है। अब संपूर्ण गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? A है। अब पता नहीं कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा।
लेकिन फिजिक्स कहती है कि पहले क्या करो, सूक्ष्म खंड में पता कर लो, सूक्ष्म खंड में पता कर लो कार्य कितना हुआ है और उसका समाकलन कर दो तो हमें बड़े भाग का पता लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मध्यबिंदु O से r दूरी पर एक सूक्ष्म खंड लेंगे। कौन है, एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर कौन स्थित है, हमने लिया एक सूक्ष्म खंड। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है पर इस सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल, तो सूक्ष्म के लिए क्या लगा दो, D लगा दो। क्लियर। अब प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी बेटा, बाहर। अगर बिंदु इधर है तो बिंदु P से अगर प्लस इधर है तो इसके विपरीत कर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर। आप इस बिंदु से पृष्ठ की सतह को देखोगे, किधर दिखाई दे रही है, बाहर। पृष्ठ की सतह भी किधर है, बाहर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जब दोनों की डायरेक्शन एक है, दिशा एक है, तो इनके बीच जो एंगल बनता है, कोण बनता है, वो कितना बनेगा, थीटा बराबर 0। क्लियर। अब चलते बेटा करते हैं। सबसे पहले पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है कि इस अल्पांश पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश पृष्ठ से, अल्पांश पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। और इस केस में कैपिटल आर इसके केंद्र से, और ये जो बिंदु है ये क्या है, सॉरी ये स्मॉल आर है, इसके केंद्र से और ये बिंदु तक की दूरी, जो पृष्ठ लिया हमने वहां तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर। तो इस केस में बेटा क्या है, स्मॉल आर का मान अधिक होगा कैपिटल आर से, यानी स्मॉल आर का मान कैसा होगा, अधिक होगा कैपिटल आर से। क्लियर। अब चूंकि बेटा यहां पर क्या ले रहे हैं बेटा, यहां ले रहे हैं अल्पांश पृष्ठ। क्या ले रहे हैं, अल्पांश पृष्ठ। तो अल्पांश पृष्ठ के लिए यहां पर टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल a है और सूक्ष्म क्या हो जाएगा, dA। तो इससे वैद्युत फ्लक्स भी कितना निकलेगा, dA d5, कितना निकलेगा, d5। पर एक चीज देखो, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। तो यहां पर लगाएंगे E इंटू में dA cos 0, cos 0 का मान होता है 1, तो बचेगा यहां पर A इंटू में dA, तो d5E बराबर, यानी एक चीज निकाली बेटा हमने कि इस सूक्ष्म खंड से इतना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, सूक्ष्म खंड से इतना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आपने जो छोटा सा हिस्सा निकाला यानी फाई ई, जो आपने छोटा सा हिस्सा निकाला है इसका क्या कर दो, समाकलन, इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो, संपूर्ण पृष्ठ में निकल आएगा कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो यहां से d5e का वैल्यू है e इंटू में dA, e कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, समाकलन होगा dA का, d के सापेक्ष a का समाकलन, d के सापेक्ष x का समाकलन x, d के सापेक्ष y का समाकलन y, तो d के सापेक्ष a का समाकलन a, और जहां a हमारा क्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू में ए का वैल्यू लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद बेटा यहां से इधर कर दे रहा हूं। इसके बाद बेटा अब लगाएंगे क्या, गॉस की प्रमेय। क्या लगाएंगे, गॉस की प्रमेय। क्या होती है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर क्या लग जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। ये इंटू में हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता
4 पाई आर स्क्वायर, ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर? तो पहला केस हमने पढ़ लिया है, जब बिंदु P कहां स्थित है, खोखले गोले के बाहर स्थित है। दूसरा केस पढ़ने वाले हैं, जब बिंदु P बेटा कहां हो, उठा के लेकर आके बेटा कहां कर दिया, रख दिया जाए इस सतह पर, और तीसरा गोली पृष्ठ के भीतर। क्लियर? तो यहां तक पहले नोट करिए। इसके बाद केस नंबर बेटा 2, केस नंबर 2 क्या कह रहा है? केस नंबर 2, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, जब बिंदु P कहां, गोले की सतह, यानी ये बिंदु P को लेकर आकर बेटा कहां रख दो, इस गोले की सतह पर, यानी गोला ये रहा, एक समान रूप से आवेश वितरित है, एक समान रूप से क्या बेटा इस पे आवेश वितरित है, इस गोले के केंद्र से और परत तक की दूरी, ये त्रिज्या कैपिटल आर थी। अब बिंदु P को उठा के बेटा कहां ला दिया गया, इस सतह पर, यानी ये स्मॉल आर कहां पर आ गई, इस सतह बिंदु P पर। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा, इस केस में स्मॉल आर बराबर है किसके, कैपिटल आर के। किसके बराबर है, कैपिटल आर के। तो फॉर्मूला बन जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, स्मॉल आर की जगह आप बेटा किसको लगाएंगे, कैपिटल आर, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट बेटा ये रहा कि जब बिंदु P को गोले की सतह पर ले आए तो स्मॉल आर बराबर हो जाता है किसके, कैपिटल आर के। केस नंबर थर्ड क्या कह रहा है, अब इस बिंदु P को उठाओ, गोले के केंद्र पे लाके रख दो, बिंदु P को उठाया गोले के केंद्र पर, तो जब बिंदु P गोले के केंद्र पर स्थित हो, अब गोले के केंद्र पर स्थित होगा, तो एक चीज बताइए बेटा कि ये वाला बिंदु P अगर गोले के केंद्र पे लाकर रख देंगे तो ये स्मॉल आर बेटा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी ये दूरी बिल्कुल कैसी हो जाएगी बेटा, खत्म। स्मॉल दूरी बेटा स्मॉल आर कैसी हो जाएगी, शून्य, यानी जब स्मॉल आर शून्य हो जाएगा तो आर की जगह जब आप शून्य लगाओगे तो पूरा का पूरा बेटा, जब यहाँ पर पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, यहाँ पर जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो का भाग किसी में करोगे बेटा वो तो शून्य रहेगा यहां से, तो ये सब का सब क्या बन जाएगा, जीरो। क्लियर? तो ये हमारे 3 केस पूछे गए थे इस सवाल के अंदर। क्लियर? नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा, तो 6 का अथवा दे रखा है, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला है परिपथ की धारिता C को निकालना है, फिर 3 माइक्रोफैरेड तथा 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र पर आवेश। क्लियर? देखो ये आपको ग्राफ दे रखा है, चित्र दे रखा है, इसे मान लो P Q R S, ये 4 संधारित्र हैं। अब देखो अगर ये व्हीटस्टोन सेतु का पालन कर रहे हैं, व्हीटस्टोन सेतु का पालन कर रहे हैं, तो इस वाले जो प्रतिरोध, ये धारिता लगी हुई है 2 माइक्रोफैरेड वाली, इसमें आवेश प्रवाहित नहीं होगा, इसमें आवेश प्रवाहित नहीं होगा, अर्थात व्हीटस्टोन सेतु से क्या, व्हीटस्टोन सेतु P/Q बराबर R/S, अगर ये संतुलन की स्थिति में P/Q बराबर R/S है तो इस 2 माइक्रोफैरेड वाले में आवेश नहीं जाएगा। P का वैल्यू 12 बट्टे Q का वैल्यू 6 बराबर R का वैल्यू 6 और बट्टे में S का वैल्यू 3, 6 दूनी 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात ये किस स्थिति में आ रहा है, संतुलन की स्थिति में, 2 बराबर 2, यानी इसमें इस 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र में आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा। तो टोटल आवेश Q दिया था, पहले वाले बेटा इसमें जाएगा Q1 और इस वाले में जा रहा है Q2। कौन सा जा रहा है, Q2।
अब Q1 बेटा इधर जाएगा पर इस वाले में प्रवाहित नहीं होगा, ये Q1 किधर चला जाएगा, इस वाले में। Q2 बेटा इसमें संधारित्र में, इस 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में आवेश नहीं जाएगा, तो ये Q2 आवेश बेटा इधर निकल जाएगा। तो ऊपर वाले बेटा Q1, नीचे वाले में Q2 आवेश प्रवाहित हो रहा है, और दोनों यहां पर आके बेटा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, फिर से क्या बन जाएगा, Q। क्लियर? तो यहां से क्या होगा कि जब समान आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो कौन सा क्रम होता है, तो क्रम होता है श्रेणी क्रम, और जब भिन्न भिन्न आवेश प्रवाहित होंगे तो कौन सा क्रम बन जाएगा, समांतर क्रम। तो ऊपर वाले बेटा देखो, ऊपर वाले शाखा में Q1 पहले वाले संधारित्र में, फिर इसमें देखो Q1, मतलब ये है कि 12 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। 12 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 का वैल्यू 12 प्लस C2 का वैल्यू 6, लासा आ जाएगा 12, 12 एकम 12, एक बार गया 1 प्लस 6 दूनी 12, दो बार गया, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 2 और 1 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/C बराबर 1/4, अर्थात C का 1 में गुणा करो, 4 का 1 में गुणा करोगे तो C बराबर 4 माइक्रोफैरड। ये वाला बेटा कितना निकला, ऊपर वाला 4 माइक्रोफैरड। क्लियर? यानी इसे मान ले रहे C1, इसे क्या मान ले रहे C1। ठीक है, ऐसे अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बेटा यहां से Q2 पर। इसमें देख रहे हैं Q2 आवेश कहां बह रहा है, इस वाले संधारित्र में और इस वाले संधारित्र, दोनों में Q2 आवेश बह रहा है। मतलब जब आवेश समान है तो कौन सा क्रम है, ये श्रेणी क्रम। यानी 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसे C डैश मान लो। क्लियर? क्योंकि C1 यहां मान लिया, और इसे बेटा मान लो देखो यहां पर, तो 1/C डबल डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 का वैल्यू 6 प्लस C2 का वैल्यू 3, लासा आ जाएगा 6, 6 एकम 6, एक बार गया 1 का गुणा 1 में करोगे 1 प्लस 3 दूनी 6, 2 बार गया 2 का गुणा 1 में करोगे 2। इसके बाद बेटा यहां पर बचेगा, यहां पर आएगा 1/C डबल डैश बराबर 2 और 1 3, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, C डैश का 1 में गुणा करोगे डबल डैश का तो C डबल डैश, और 2 एकम 2, यानी ये निकाला बेटा C डबल डैश बराबर कितना निकला, 2 माइक्रोफैरड। क्लियर? अब स्थिति ऐसी आ गई कि ऊपर वाले में बेटा जो टोटल संधारित्र बना था, टोटल संधारित्र बना है ऊपर वाला जो Q1 आवेश वाला, वो कितना बना, 4 माइक्रोफैरड, और नीचे वाला जो संधारित्र निकला उसका मान निकला 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। अब ये बेटा किससे जुड़े हुए हैं, इस तरीके से। क्लियर? इस तरीके से ये परपथ, अब ये परपथ बन जाएगा। कितने वोल्ट की बैटरी जुड़े हुए हैं, 10 वोल्ट की से। ऊपर वाले में बह रहा है Q1 और नीचे वाले में बह रहा है Q2। जब दोनों भिन्न भिन्न आवेश बह रहे हैं तो कौन सा क्रम आ जाएगा, समांतर क्रम। यानी 4 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में होगा, ये समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो C बराबर C1 प्लस C2, तो C बराबर C का वैल्यू, C1 का वैल्यू 4 प्लस C2 का वैल्यू 2, अर्थात कितना, 4 और 2 6 माइक्रोफैरड। यानी ये कुल धारिता निकाल ली। ये क्या निकाल ली बेटा, कुल धारिता। क्लियर? स्टेप फर्स्ट हमारा क्लियर, कुल धारिता। अच्छा, अब सेकंड स्टेप पूछा है, 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में क्या पूछा गया है, संधारित्र में आवेश। अब 2 माइक्रोफैरड वाले बेटा आवेश प्रवाहित ही नहीं हो रहा, तो 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में जब आवेश प्रवाहित ही नहीं होगा तो फिर इसका बेटा यहां पर जो आवेश कैसा होगा, 0 निकलेगा। यानी 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र का आवेश संधारित्र में आवेश कैसा है बेटा, 0 है। कैसा है, 0। क्यों? क्योंकि इसमें Q1 ऊपर वाले में, इसमें Q1 नहीं आ रहा, इसमें बेटा Q2 इधर जा रहा है, इसमें Q2 नहीं जा रहा।
मतलब इसमें आवेश प्रवाहित ही नहीं हो रहा, तो आवेश 2 माइक्रोफैरेड वाले में कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्लियर। अब बेटा बात करेंगे 3 माइक्रोफैरेड वाले में। 3 माइक्रोफैरेड है कुल आवेश, आवेश Q बराबर होता है C इंटू में B। कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू में B। क्लियर। Q से स्मॉल q से लिख लो। अच्छा, कुल धारिता कितनी निकाली है, 6। कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 10 से, इंटू में 10, यानी 10 से 60 माइक्रो कूलम, यानी कुल आवेश कितना निकलेगा, 60 माइक्रो कूलम, 10 से 60 माइक्रो कूलम। क्लियर। लेकिन हमें निकालना किसमें है, 3 माइक्रो फैरेड वाले में। कितने में निकालना है, 3 माइक्रो फैरेड वाले में क्या निकालना है, आवेश निकालना है। अर्थात यहां पर बेटा इसका जो संधारित्र माना है वो C डबल डैश माना है, तो C डबल डैश वाले संधारित्र में आवेश, पहले C डबल डैश वाले संधारित्र में क्या निकालेंगे, आवेश। तो Q बराबर हो जाएगा C डबल डैश इंटू में B। C डबल डैश का वैल्यू कितना निकाला है, C डबल डैश का वैल्यू 2 और इंटू में B का वैल्यू बेटा कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है, 10 से, अर्थात 10 दूनी 20 माइक्रो कूलम। क्लियर। अब चूंकि बेटा क्या होता है, श्रेणी क्रम में आवेश कैसा होता है, समान। क्लियर। तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होगा, इसमें भी कितना आवेश प्रवाहित होगा, 20 माइक्रो कूलम का। इस वाले संधारित्र में भी कितना माइक्रो कूलम आवेश प्रवाहित होगा, 20 माइक्रो कूलम। क्लियर। क्योंकि Q2 बेटा इसमें जो आवेश मिला है वो आवेश कितना निकला है, 20 माइक्रो कूलम C डबल डैश वाले संधारित्र में। अर्थात 3 माइक्रो फैरेड वाले संधारित्र में 20 माइक्रो कूलम आवेश प्रवाहित होगा। क्लियर। नोट करिए बेटा इस क्वेश्चंस को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन कह रहा है, किरण आरेख की सहायता से परावर्ती दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए। अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। सबसे पहले बेटा हम क्या बनाएंगे, परावर्ती दूरदर्शी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये क्वेश्चंस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो, परावर्ती का मतलब होता है परावर्तन, और परावर्तन की घटना बेटा किसके अंदर होती है, दर्पण के अंदर। जबकि अपवर्तन का मतलब अपवर्तन की घटना किसके अंतर्गत होती है, लेंसों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत होगी, लेंसों के अंतर्गत। तो परावर्तन की घटना बेटा दर्पण के अंदर और अपवर्तन की घटना बेटा किसके अंदर, लेंसों के अंदर। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले क्या किया जाता है, यहां पर एक दर्पण लिया जाता है, और यह दर्पण बेटा कौन सा वाला है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। क्लियर। किसके स्थान पर लिया जाता है, अवदृश्यक लेंस के स्थान पर। जिस ओर वस्तु रखी होती है, वस्तु की ओर जो लेंस होता है, वहां लेंस की जगह किसको लिया जाता है, दर्पण को लिया जाता है। कौन से वाले को, अवतल को। अच्छा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये इसका पोल हो गया ध्रुव। अब इसके मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी दूरस्थ वस्तु रखी हुई है, मैंने मान लिया दूरस्थ वस्तु इधर रखी हुई है। मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी क्या रखी हुई है, दूरस्थ वस्तु AB रखी हुई है। अब इससे समांतर किरणें डालेंगे, इससे क्या डालेंगे, समांतर किरणें डालेंगे। वस्तु से बेटा किरणें आएंगी। अब वस्तु से बेटा 2 किरणें मान लिया इस तरीके से लेकर आ रहे हैं, पहली किरण ये रही और दूसरी किरण ये रही। अब ये दोनों किरणें बेटा वस्तु से आने वाली ये दोनों किरणें टकराएंगी दर्पण से। कौन से वाले से, अवतल दर्पण से, और इनका होगा परावर्तन। और परावर्तन के पश्चात बेटा एक किरण ये रही और एक किरण ये रही। क्लियर। इन किरणों का क्या हुआ बेटा, परावर्तन हुआ, और ये किरणें आगे जाके एक 45 अंश के कोण पर एक समतल दर्पण लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है, 45 अंश के कोण पर एक समतल दर्पण रखा हुआ है। ये मिरर M1 मान लो, ये मिरर M2 मान लो। ये मिरर क्या मान ले रहे हैं, M2, समतल दर्पण रखा हुआ है। ये उस दर्पण से टकराएंगी, और टकराने के बाद ये किरणें बेटा इस तरीके से जाएंगी, और आगे जाके एक लेंस रखा होगा, और वो लेंस रखा होगा बेटा नेत्र का। कौन सा लेंस होगा ये, नेत्र का लेंस।
ये किरणें बेटा समतल दर्पण से टकराई, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण से टकराकर ये किरणें बेटा किधर चली गई, ये चली गई नेत्र का लेंस के अंदर। अब ये नेत्र, अब मैं इस पे क्या डाल रहा हूं, एक लंब डाल रहा है, इस पर क्या डाल रहा है, एक लंब, ये रहा बेटा लंब इस लेंस के लिए, इस नेत्र का लेंस के लिए बेटा क्या हो गया, लंब हो गया, नेत्र का लेंस। क्लियर। अब देखो ये वस्तु रखी थी, इस वस्तु से आने वाली किरणें, वस्तु से आने वाली किरणें अवतल दर्पण और समतल दर्पण दोनों से टकरा कर ये प्रतिबिंब कहां बना रही है, ये प्रतिबिंब बना रही है ए डैश बी डैश पर, यहां काट रही है। क्लियर। अब ये किरणें बेटा इस तरीके से चली जाएंगी, ये किरणें बेटा कुछ इस तरीके से चली जाएंगी, ऐसे ये किरणें इस तरीके से लेंस के इधर, नेत्र का लेंस इधर। अब ये किरणें इधर तो कभी मिलेंगी ना, ये किरणें इधर तो कभी आपस में मिलेंगी नहीं, फिर क्या करना होगा, लेकिन हमें इन किरणों का चाहिए प्रतिबिंब। अब इन किरणों का प्रतिबिंब चाहिए तो जो वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु द्वारा जो ये प्रतिबिंब बना है, यही प्रतिबिंब काम करना शुरू कर देगा नेत्र का लेंस के लिए वस्तु का। किसका काम करना शुरू कर देगा, वस्तु का। अब वस्तु का काम करना शुरू कर देगा तो ये किरणें बेटा इधर तो आपस में मिलेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे हम, इन किरणों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, एक कल्पना करेंगे बेटा, पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से, और ये किरणें जहां पर ये पीछे की ओर एक दूसरे को काट देंगी, वहीं पर क्या बन जाएगा, इन किरणों का प्रतिबिंब, इन किरणों का भी क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। यानी ये इस तरीके से यहां पर ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, चमकीला बनेगा। कैसा बनेगा, चमकीला बनेगा। क्लियर। तो सबसे पहले आप वस्तु को रखोगे, वस्तु को दूर वस्तु रखोगे, दूरस्थ मुख्य अक्ष पर, किरणें आएंगी अवतल दर्पण से टकराएंगी और परावर्तन होगा, फिर ये समतल दर्पण से 45 अंश के कोण पर रखा हुआ है समतल दर्पण, उससे टकराने के बाद ये किरणें बेटा चली जाएंगी नेत्र का लेंस में। कहां चली जाएंगी, नेत्र का लेंस में। अब जो वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, वही प्रतिबिंब नेत्र का लेंस के लिए वस्तु का काम करना शुरू कर देता है। अब वस्तु का काम करना शुरू कर देगा तो फिर क्या होगा, ये किरणें बेटा, अब हमने इस पे डाल दिया एक लंब, ये क्या डाल दिया हमने, लंब, सॉरी मुख्य अक्ष खींच दिया हमने, क्या खींच दिया बेटा, मुख्य अक्ष खींच दिया। अब ये किरणें बेटा इधर जाएंगी तो इधर तो ये बढ़ती चली जाएंगी, इधर तो नहीं मिलेगी, फिर इन किरणों को हम पीछे की ओर लेकर गए तो इस प्रतिबिंब का भी क्या बन गया, ये प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, चमकीला प्राप्त होता है। यही थ्योरी को हमने बेटा इसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी कुछ विशेषता होती है। कैसा, जो यहां पर अगर अपवर्ती दूरदर्शी में बात करी जाए तो अपवर्ती दूरदर्शी के अंदर अवदृश्यक लेंस, अवदृश्यक के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, अवदृश्यक की जगह लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं, बड़े द्वारक का उत्तल लेंस, बड़े द्वारक का क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस। जबकि यहां पर अवदृश्यक के स्थान पर, जो लेंस के स्थान पर हम किसको लगाएंगे, अवतल दर्पण। किसको लगाएंगे, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को लगाने से जो इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो क्या, कैसा प्राप्त हो रहा है हमें, चमकीला। क्लियर। दूसरा, जो परावर्ती दूरदर्शी में जो बड़ विपथन का दोष नहीं होता, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में बड़ विपथन का दोष होता है। क्लियर। उसके बाद परावर्त जो परवलयित दर्पण का प्रयोग करके गोली विपथन का दोष दूर कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अवदृश्यक दर्पण होने के कारण प्रतिबिंब पर कांच की विकृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बेटा किसकी विशेषता हो गई, ये विशेषता हो गई परावर्ती दूरदर्शी की। क्लियर। नोट करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को।